everyone, welcome to our channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास करने वाले हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास जो है वो क्लास नंबर 9 है। ऑलरेडी हमने क्लास 8 कर लिया है, जिसमें हमने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 हमने ऑलरेडी कवर अप कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने 2 मार्क्स के पॉसिबल क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस जितने भी पॉसिबल थे यूनिट 1 और यूनिट 2 के, वो हम लास्ट क्लास तक कर चुके हैं। आज हम लोग यूनिट 3 डिस्कस करेंगे। यूनिट 3 प्रोसेस एंड थ्रेड, ये थर्ड यूनिट का नाम है, प्रोसेस एंड थ्रेड। तो हम इसको डिस्कस करने वाले हैं ओएस में, एंड उसके साथ होपफुली अगर ये बहुत लंबा क्लासेस नहीं चलता है, ओके, तो आई विल कंप्लीट यूनिट 3 इन दिस क्लास ओनली। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। बट बिफोर दैट प्लीज़, अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन भी कर सकें। Now I'm telling you about the first topic with related to the process and thread, that is unit 3. And the first topic we have to discuss is process control block. Process control block जो है वो बहुत important है OS का, and that's the reason कि मैं इसको पहले शुरुआत से ही इसको स्टार्ट कर रही हूँ। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है वो थोड़ा लॉन्ग टॉपिक भी है, बिकॉज उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड प्रोग्राम एंड ऑल कंपोनेंट्स ऑफ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, तो वो सारी चीज़ें हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है इसको डिस्कस करने में। बट दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो ज़रूर आना है आपके एग्जाम में। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जिसे हम पीसीबी बोलते हैं, कभी कभी ऐसा होता है वो लोग बोल देते हैं 2 नंबर में डिफाइंड पीसीबी, तो क्योंकि बच्चों ने प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पढ़ा होता है, पीसीबी कभी पढ़ा नहीं होता या देखा नहीं होता, तो उस वजह से वो ऐसा होता है कि उनके हिट ऑफ द मोमेंट नहीं हिट करता कि वो पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है। या कुछ लोग को शायद पता भी नहीं होता कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी वो थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद उनको हेडिंग ही नहीं पता होती है, क्वेश्चन ही नहीं पता होता है। तो उस बेस पे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पीसीबी मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि इस तरह से भी पूछ सकते हैं, इस तरह से भी वो पूछ सकते हैं। सो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता क्या है? When a process is created by operating system, it allocates a process control block for it. Operating system initialize process control block and puts PCB, that is process control block, on the correct queue. तो जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है, जब कोई भी प्रोसेस क्रिएट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, ठीक है, तो वो उसे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक अलोकेट कर देता है। जैसे ही प्रोसेस आपका क्रिएट किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, उसको फॉरन ही प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक अलोकेट कर दिया जाता है। और जब ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इनिशियलाइज करता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को, तभी जो पीसीबी है वो उसको एक करेक्ट क्यू में रख देता है। करेक्ट क्यू का इसका मतलब है कि पहले कौन जाएगा, उसके बाद कौन सा जाएगा, उसके बाद कौन सा जाएगा, तो उसको प्रोसेस एक करेक्ट क्यू में रख देता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के ब्लॉक को देखेंगे, तो वो हमारा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ये इस तरह से है। उसमें सबसे पहला जो है वो है आपका प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन। प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? जो कि प्रोसेस को सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है और उसके आगे फर्दर उसको भेजता है फॉर द प्रोसेसिंग। तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि कंपोनेंट्स भी है। तो कंपोनेंट्स ऑफ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पूछा जाए तो यू कैन जस्ट राइट, यू कैन जस्ट मेक दिस डायग्राम, एंड इवन दो देन आफ्टर दैट यू कैन एक्सप्लेन दैट। अदरवाइज अगर वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक या पीसीबी पूछते हैं, तो भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हो और उसको एक्सप्लेन कर सकते हो हर एक पॉइंट को, फॉर मेक द आंसर लेंथ। उसके बाद आता है प्रायोरिटी नंबर। जैसे ही प्रोसेस आइडेंटिफाई हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि क्योंकि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक आपको क्यू में सेटल करता है, तो उसको एक प्रायोरिटी नंबर देता है कि नंबर 1 पे ये जाएगा, नंबर 2 पे ये जाएगा, नंबर 3 पे ये जाएगा। उसके अकॉर्डिंग टिल द nth जो भी आपका प्रोसेस होते हैं। प्रोग्राम काउंटर, फिर प्रोग्राम काउंटर डील करता है, फिर मेमोरी एलोकेट होती है, मेमोरी एलोकेशन इज यूज देयर। देन इनपुट आउटपुट स्टेटस इन्फॉर्मेशन होता है कि इनपुट कितना गया, उसका क्या स्टेटस है, और आउटपुट कितना आया, उसका क्या स्टेटस है, तो वो डील होता है। सो इनपुट आउटपुट स्टेटस इन्फॉर्मेशन होता है। देन अगेन आफ्टर दैट, उसके बाद लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, क्योंकि इनपुट आउटपुट स्टेटस इन्फॉर्मेशन कन्फर्म हो जाता है कि क्या है इनपुट आउटपुट स्टेटस इन्फॉर्मेशन। उसके अकॉर्डिंग उसको एक ओपन फाइल खोल के दे देता है, जिसके वजह से जो इसको इनपुट और आउटपुट मिलता है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, और फिर इन्फॉर्मेशन जो मिलती है उसको अकाउंट किया जाता है। फिर नंबर ऑफ रजिस्टर्स प्रोसेस स्टेट, और कितने नंबर ऑफ रजिस्टर्स वो यूज़ किए गए उस प्रोसेस स्टेट के थ्रू, तो वो सारी चीज़ें भी काउंट होती है, नंबर ऑफ रजिस्टर को भी वो काउंट करता है। This is a whole a process control block diagram, which is stands for the PCB, that is process control block.
So we can go through we once and then we'll deal with in detail as components of process control block here. First one is process identification, second is priority number, third is program counter, fourth is memory allocation, fifth is your input output status information, and sixth is your list of open files. Then we have accounting information, and then we have number of registers process. So here now we deal with the components of process control block कि क्या components हैं आपके process control block के. Here the first component of process control block जो कि मैंने बताया था प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन है. तो प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन क्या होता है बेसिकली, each process is uniquely identified by the user identification and pointer connecting to its descriptor. बेसिकली जो प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन होता है, प्रोसेस किस तरह से आइडेंटिफाई करता है, हर एक प्रोसेस को वो यूनिकली आइडेंटिफाइड करता है. हर एक प्रोसेस अगर एन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ प्रोसेस है या फिर 10 प्रोसेस है, तो उसके अकॉर्डिंग वो हर एक 10 प्रोसेस को या हर एक 100 प्रोसेस को या हर एक nth प्रोसेस को वो यूनिकली आइडेंटिफाइड करता है. यूनिकली मतलब अलग अलग तरह से आइडेंटिफाइड करता है जब तक बाय द यूजर आइडेंटिफिकेशन. उसके अकॉर्डिंग वो पॉइंटर उसको देता है एंड अ पॉइंटर कनेक्टिंग इट टू इट्स डिस्क्रिप्टर, और उसके पॉइंटर कनेक्ट कर देता है कि वो डिस्क्राइब करे उसको, डिस्क्रिप्ट एज अ फॉर्म ऑफ द डिस्क्रिप्टर दे आर यूजिंग. तो ये आपका प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन होता है. अगर प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन कंपोनेंट्स आप लिख रहे हो तो उसको लिख सकते हो आप इन शॉर्ट. Each process is uniquely identified by the user identification and a pointer connecting it to its descriptor. Now moving on with the second components of process control block. Here is the second components of process control block, that is a priority number. Priority number क्या होता है? Operating system allocate the priority number to each process. According to the priority number, it allocates the resource. तो priority number क्या होता है बेसिकली, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आपका एलोकेट करता है प्रायोरिटी नंबर के थ्रू. तो ऑलरेडी वो उसको प्रायोरिटी जैसे आइडेंटिफाई कर लेता है, उसको एक प्रायोरिटी नंबर दे देता है हर एक प्रोसेस को. तो जिसका प्रायोरिटी नंबर होता है उसी के हिसाब से वो रिसोर्स को एलोकेट करता है. ये रिसोर्स है, फॉर एग्जांपल अगर किसी को प्रायोरिटी नंबर 1 दिया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है जो P1 होगा तो वो आपका जाएगा सबसे पहले रिसोर्स को एलोकेट करेगा. P2 की जिसका है वो उसके बाद जाएगा, P2 3 जिसका है वो उसके बाद जाएगा. तो अकॉर्डिंग टू दैट ऑपरेटिंग प्रायोरिटी नंबर जो होता है उसके अकॉर्डिंग ही वो एलोकेट करता है रिसोर्स को. With this, you can write it down in a priority number. Operating system allocate the priority number to each process. According to the priority number, it allocates the resource here. नेक्स्ट इज योर थर्ड वन, दैट इज योर प्रोग्राम काउंटर. प्रोग्राम काउंटर क्या होता है? प्रोग्राम काउंटर के नाम से ही आप जान रहे हो कि प्रोग्राम को काउंट करता होगा. प्रोग्राम काउंटर इज द PC, that is your personal computer, indicates the address of the next instruction to be executed for this current process. तो ऑब्वियस सी बात है, प्रोग्राम काउंटर जो होता है, जो पर्सनल कंप्यूटर हमारा होता है, वो एक इंडिकेट करता है एड्रेस को कि वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या आएगा जो कि एग्जीक्यूट होना चाहिए. तो करंट प्रोसेस के अकॉर्डिंग वो प्रोग्राम काउंटर में वर्क करता है. Now the next one we have is your fourth one, that we have memory allocation here. मेमोरी एलोकेशन का मतलब ये है कि मेमोरी को एलोकेट करता है. इट कंटेन द वैल्यू ऑफ द बेस रजिस्टर. बेसिकली मेमोरी एलोकेशन जो है उसके पास वैल्यू ऑफ बेस रजिस्टर रहती है, लिमिट रजिस्टर एंड द पेज टेबल्स डिपेंडिंग ऑन द मेमोरी सिस्टम यूज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. तो मेमोरी एलोकेशन जो होता है वो आपका कंटेन करता है वैल्यू ऑफ बेस रजिस्टर्स को, लिमिट रजिस्टर्स को, एंड एज वेल एज अ पेज टेबल्स दैट आर डिपेंडिंग ऑन द मेमोरी सिस्टम and that are used by the operating system as well. Now talking about the fifth one that we have here is input output status information. Input output status information क्या होती है, that you have to deal here. इनपुट आउटपुट स्टेटस की अगर हम बात करते हैं, इट मेंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द ओपन फाइल. तो इनपुट आउटपुट स्टेटस जो होता है वो आपका मेंटेन करता है किस चीज़ की इंफॉर्मेशन को मेंटेन करता है? ओपन फाइल्स की इंफॉर्मेशन को मेंटेन करता है. लिस्ट ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अलोकेटेड टू द प्रोसेस एक्सेट्रा. तो इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन जो होती है ये आपका इंफॉर्मेशन जो ओपन फाइल की होती है वो इंफॉर्मेशन को मेंटेन करता है. उसके साथ साथ जो इनपुट आउटपुट की डिवाइस की लिस्ट होती है वो भी एलोकेट करता है प्रोसेस को. Now the sixth one we have to deal here is your list of open files. As you can see here, list of open files जो होता है, list of open files is प्रोसेस यूजेस नंबर ऑफ फाइल्स फॉर ऑपरेशन. जो प्रोसेस होते हैं वो नंबर ऑफ फाइल्स को ऑपरेशन के लिए यूज़ करते हैं. तो इसलिए लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स की कितने आपने ओपन की है फाइल्स को, कितने प्रोसेस ने यूज़ किए नंबर ऑफ फाइल्स ऑपरेशन के लिए, तो दैट वाज कम्स अंडर द लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स हियर.
The seventh one is the process state. Process state जो होता है, this is the seventh one. This is the seventh component of process control block here, and that we have is process may in any one of the state. तो process state में क्या होता है कि जो process होगा वो जो भी 7 states पढ़े हैं हमने उसमें से किसी ना किसी state पे होगा एक ना एक टाइम पे, and that state new ready running and waiting terminate. तो पहले कोई ना कोई states पे होगा और क्या होगा कि वो या तो new ready हो रहा होगा, ready हो रहा है, रन कर रहा है, या तो वेट कर रहा है, या टर्मिनेट कर रहा है, या हर एक जो प्रोसेस है वो इन सारी कैटेगराइजेशन में होता ही होता है कि प्रोसेस या तो फिर आपका स्टेट न्यू रेडी कर रहा है, या फिर रन कर रहा है, या वेट कर रहा है, या टर्मिनेट कर रहा है. दीज ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ योर process control block. Okay, so now we deal with the next one with reference to this process control block only. Context switching simply allows several application to be open. तो context switching जो होती है, context switching एक आपकी ऐसी है जो कि आपका simply several application को open करने के लिए ही use होता है context switching, but only in a working at a time. एक time पे एक ही work करता है तो वो context switching होती है. Switching the computer CPU to another process requires performing a state save of the current process and the state of the restore of a different process. This task is known as the context switch. तो अगर उन्होंने पूछ लिया आपसे कि define context switching या define context तो context switch, तो ये क्योंकि पूछ लिया जाता है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है context switching या फिर context switch करके. तो context switching बेसिकली आपको several application को open करने के लिए allow करता है, and that only one which work at a time, एक ही टाइम पे एक ही वर्क करता है. स्विचिंग जो होती है सीपीयू की दूसरे प्रोसेस के लिए, तो वो बेसिकली रिक्वायर करता है एक स्टेट जहाँ पे आप करंट प्रोसेस को सेव करते हो एंड रिस्टोर करते हो डिफरेंट प्रोसेसेस को. तो इसी टास्क को, जो ये टास्क होता है रिस्टोर करने का और सेव करने का, इसी टास्क को हम सेंट्रल स्विचिंग कहते हैं. And this is context switching here. Okay, now we deal with the next more about the context switching that we have, because ये थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहिए because इसके बारे में पूछा जाता है. context switching, define context switching, what is context switching, explain context switch in detail, तो उस तरह से. So now moving on with that related to the context switching, but before that we have to understand that. So before moving on with the next, that you have to revise that process control block जो होता है वो process identification, priority number, program counter, memory allocation, input output services, input output status information, list of the open files, accounting information, number of registers, process state. तो ये सारी चीज़ें हैं. अब हम डिस्कस करेंगे और context switching है कि जिसके बारे में हमने ऑलरेडी थोड़ा डिस्कस किया है. context switching क्या होती है? context switching times are highly dependent on hardware support. Basically context switching जो होती है वो आपका बहुत टाइम हाईली एक डिपेंडेंट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर context में स्विच होता है. एंड context switching जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपका सब्सटैंशियल कॉस्ट टू द सिस्टम इन टर्म्स ऑफ द सीपीयू time, and it can be most costly operation of an operating system. और context switching जो है वो आपका बहुत ही ज़्यादा costlier operation है operating system का. This is also an important one that you can write it down, that are highly dependent on a hardware support. Context switch represent a substantial cost to the system in the terms of the CPU time, and it can be most costly operation of an operating system as well. Suspending the progression of one process and storing the CPU state, that is the context for that process somewhere in memory. तो हम सब जब सस्पेंड करते हैं ना प्रोग्रेशन को एक प्रोसेस के लिए, एक प्रोसेस को हम सस्पेंड करते हैं फिर स्टोर करते हैं सीपीयू स्टेट को, तो वो बेसिकली आपका कॉन्टेक्स्ट कहलाता है एक प्रोसेस के लिए जहाँ पे हम मेमोरी में मेमोरी में कहीं पे भी होता है स्टोर. Now dealing with the context switching, the next point we have is retrieving the context of the next process from memory and restoring it in the CPU registers and returning to the location indicated by the process counter in order to resume the process. तो बेसिकली क्या होता है कि जब आप रिट्राइव करते हो कंटेक्स्ट को विद द नेक्स्ट प्रोसेस के साथ मेमोरी में, और उसके बाद आप रिस्टोर करते हो उसको सीपीयू रजिस्टर्स में, रिटर्न करते हो उसको लोकेशन पे जहाँ पे वो इंडिकेट करता है प्रोग्राम काउंटर को इन ऑर्डर टू रिज्यूम दैट प्रोसेस, तो वहाँ पे आपका कंटेक्स्ट स्विचिंग यूज होता है. Now dealing with the next that we have here is, as you can see,
that is of difference between a process and program. तो differentiate between process and program, process और program के बीच में differentiate करना है, and even though that is also an important one. So this has been asked many times in the examination, so this is also an important, you can just write it down. The differences between, I had made you write here difference between. So the first difference between the process and program is, the first difference is, I will do like that one so that you can be clear with that. तो प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस इज अ एक्टिव एंटिटी, प्रोसेस जो है वो, सो द प्रोसेस इज एन एक्टिव एंटिटी, एक्टिव होता है प्रोसेस जो है आपका, और प्रोग्राम जो है, प्रोग्राम इज अ पैसिव एंटिटी। तो प्रोग्राम जो है, प्रोग्राम में आपका पैसिव एंटिटी है और आपका प्रोसेस जो है वो एक्टिव एंटिटी है। दैट यू हैव टू रिमेंबर दिस विद while writing the difference between those. And even though if they said you about gate defined process, you can just write all these points because this is also this point only concluding in this only, and program में भी आप ये लिख सकते हो if they had asked you about the defined program or explained program. So process का second जो difference है, that is the process is a sequence of instruction execution. process जो होता है वो आपका एक instruction execution का sequence होता है, और जो program होता है, program contain the instruction. ये आपका process sequence होता है instruction execution का, और program जो होता है उसमें instruction contain करते हैं। थर्ड डिफरेंस वी हैव इज प्रोसेस एग्जिस्ट इन अ लिमिटेड स्पैन ऑफ टाइम। प्रोसेस जो होता है वो एक लिमिटेड, एक चाहे वो आपका 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, 10 घंटा हो, 5 घंटा हो, 6 घंटा हो, 24 घंटे हो, कुछ भी हो, मतलब एक लिमिटेड स्पैन ऑफ टाइम के लिए ही होता है प्रोसेस। और प्रोग्राम जो है वो प्रोग्राम एग्जिस्ट एट सिंगल प्लेस एंड कंटिन्यूस टू एग्जिस्ट, एक सिंगल प्लेस पे एग्जिस्ट करता है और एक कंटिन्यू करता है, एग्जिस्ट कंटिन्यूली एग्जिस्ट रहता है, और ये आपका कुछ सर्टेन टाइम के लिए एग्जिस्ट रहता है। प्रोसेस जो होता है, प्रोसेस इज अ डायनेमिक एंटिटी। अब यहाँ पे क्योंकि एक्टिव एंटिटी है तो ये डायनेमिक, प्रोसेस जो है वो डायनेमिक एंटिटी भी है। प्रोग्राम की बात करती हूँ, प्रोग्राम इज अ स्टैटिक एंटिटी, पैसिव एंटिटी है और स्टैटिक एंटिटी है। तो दिस यू कैन जस्ट रिलेट एक्टिव, डायनेमिक, पैसिव, स्टैटिक। ए पहले आता है तो डी भी पहले आता है, तो ए डी जो है वो आपका प्रोसेस के लिए होता है, पी बाद में आता है ए से, और एस जो है वो डी से बाद में आता है। तो स्टैटिक और जो पैसिव है वो आपका प्रोग्राम एंटिटी है। तो इस तरह से आप डिफरेंस करके याद कर सकते हो। आई थिंक यू आर मच मोर स्मार्टर देन। सो नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट दैट वी हैव हियर। Now, as of we had discussed about the difference between the process and program, now we'll discuss the difference between the long term, short term and medium term scheduling. अब scheduling, long term scheduling क्या होता है, short term scheduling क्या होता है, medium term scheduling क्या होता है, उसके reference में आज हम discuss करेंगे long term, short term and medium term scheduling। ठीक है, तो long term scheduling, short term scheduling and then medium term scheduling here. First point, first difference between the long-term scheduling, short-term scheduling and the medium term scheduling is, लॉन्ग टर्म जो होता है इट इज़ अ जॉब शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म जो होता है वो आपका जॉब शेड्यूलर होता है। शॉर्ट टर्म जो होता है इट इज़ अ सीपीयू शेड्यूलर, ये आपका सीपीयू शेड्यूलर होता है शॉर्ट टर्म। और मीडियम टर्म होता है इट इज़ स्वैपिंग, ये स्वैपिंग होती है। तो बेसिकली फर्स्ट डिफरेंस क्या है, लॉन्ग टर्म जो है वो आपका जॉब शेड्यूलर होता है, शॉर्ट टर्म जो है वो आपका सीपीयू शेड्यूलर होता है, और मीडियम टर्म शेड्यूलिंग जो होता है वो आपका स्वैपिंग होता है। Second difference between the long term, short term and medium term, speed is less than short term schedule। तो long term में जो होता है वो उसकी speed जो होती है वो less होती है, किससे होती है less, short term schedule से। शॉर्ट टर्म में बात करते हैं, स्पीड इज़ वेरी फास्ट, स्पीड जो होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। मीडियम टर्म में क्या होता है, स्पीड इज इन बिटवीन बोथ। मीडियम टर्म में क्या होता है, लॉन्ग टर्म से ज़्यादा और शॉर्ट टर्म से कम होती है आपकी मीडियम टर्म शेड्यूलिंग में। ठीक है, तो पहला डिफरेंस हमने देखा कि जॉब शेड्यूलर होता है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म जो होता है वो सीपीयू शेड्यूलर होता है, और मीडियम टर्म जो होता है वो आपका स्वैपिंग होता है। स्पीड के डिफरेंस में बात की तो लॉन्ग टर्म जो होता है वो लेस देन शॉर्ट टर्म शेड्यूल होता है। आपका शॉर्ट टर्म जो होता है वो आपका बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, और आपका जो मीडियम टर्म होता है वो आपका इन बिटवीन होता है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म से।
थर्ड शेड्यूलिंग की बात करती हूँ तो थर्ड शेड्यूलिंग इज इट कंट्रोल द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। लॉन्ग टर्म जो होता है वो आपका कंट्रोल करता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को। शॉर्ट टर्म जो होता है लेस कंट्रोल ओवर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, आपका ये कंट्रोल करता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म जो होता है वो आपका लेस कंट्रोल होता है मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री पे कंट्रोल। और आपका मीडियम टर्म जो होता है दैट रिड्यूस द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, और आपका मीडियम टर्म जो होता है वो रिड्यूस करता है आपका डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है। Now talking about the fourth difference that we have here with reference to the long term, short term and as well as medium term. The fourth difference is absent or minimal is time sharing system. तो absent होती है time sharing system या तो बहुत कम होती है long term scheduling में। minimal in time sharing system, minimal इसमें भी होती है आपके short term में भी scheduling में भी। and if I'm talking about medium term, then time sharing system use medium term scheduler। तो टाइम जो आपका टाइम शेयरिंग सिस्टम होता है वो आपका मीडियम टर्म शेड्यूलर ही यूज़ करता है। Now the fifth difference between the long term, short term and medium term we have, it select process from a pool and load then into a memory for execution। तो ये जो आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है ये आपका प्रोसेस को सेलेक्ट करता है पूल से और लोड करता है मेमोरी को फॉर द एग्जीक्यूशन। है शॉर्ट टर्म की बात करती हूँ तो शॉर्ट टर्म जो होता है वो सेलेक्ट करता है आपको प्रोसेस से और रेडी टू दैट एग्जीक्यूट। After that we have medium term here, that is process can reintroduce into the memory and execution can be that is continued। मेमोरी जो आपका प्रोसेस जो होता है वो आपका रीइंट्रोड्यूस करता है मेमोरी में और उसके साथ साथ वो एग्जीक्यूट करता है आपको कंटिन्यू रखने के लिए। The sixth difference between the long term, short term and medium term scheduling we have, प्रोसेस स्टेट इज तो जो प्रोसेस स्टेट होता है आपका लॉन्ग टर्म में वो आपका न्यू टू रेडी होता है, और आपका जो शॉर्ट टर्म में होता है शॉर्ट टर्म में प्रोसेस स्टेट जो होता है वो रेडी टू रनिंग होता है। तो आपका लॉन्ग टर्म में आपका दैट इज न्यू टू रेडी होता है और प्रोसेस स्टेट जो आपका शॉर्ट टर्म में होता है दैट इज रेडी टू रनिंग होता है, और मीडियम टर्म में तो होता ही नहीं है। अब सेवेंथ टॉप डिफरेंस पढ़ूंगी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म में। दैट वी हैव हियर इज सेलेक्ट अ गुड प्रोसेस। लॉन्ग टर्म गुड प्रोसेस को सेलेक्ट करता है मिक्स ऑफ इनपुट आउटपुट बाउंड एंड सीपीयू बाउंड, जिसमें आपका इनपुट आउटपुट बाउंड और सीपीयू बाउंड दोनों ही होता है। अब इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट टर्म हियर तो सेलेक्ट अ न्यू प्रोसेस फॉर अ सीपीयू क्वाइट फ्रिक्वेंटली। ये आपका सेलेक्ट करता है न्यू प्रोसेस को सीपीयू के कंपेयर में थोड़ा फ्रिक्वेंटली इसको सेलेक्ट करता है। और विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम टर्म शेड्यूलिंग दैट वी डिड डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरह से हमने ऑलरेडी 7 डिफरेंस बिटवीन पढ़ लिए हैं जो कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग, शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग एंड मीडियम टर्म शेड्यूलिंग है। सो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वन, आप इसको राइट डाउन कर सकते हो। एंड वी हैड इवन दो डिस्कस अबाउट द difference between the program and process, so that is also an important, you can just go through with that also. Now dealing with the next topic that we have here is related to the process here, and that what we have to discuss is related to the process, that is about the text region, that the data region, stack region and all are related to that topic. So start with the process here. So here we have to discuss related to the process here. Process is an active that require a set of resource. Process जो होता है वो आपका active होता है, और उसके साथ साथ क्योंकि मैंने आपको प्रोग्राम और जब प्रोसेस का बताया था डिफरेंस बिटवीन, तो मैंने बताया था कि जो प्रोसेस होता है वो आपका एक्टिव एंटिटी होता है। तो प्रोसेस इज एन एक्टिव दैट रिक्वायर द सेट ऑफ रिसोर्स, उसके पास सेट ऑफ रिसोर्स रिक्वायर्ड होती है इंक्लूडिंग अ प्रोसेसर के साथ। प्रोग्राम काउंटर भी चाहिए होता है, रजिस्टर्स टू परफॉर्म इन इट्स फंक्शन, रजिस्टर भी चाहिए होता है कि वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। तो व्हाट इट इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस, दैट इज प्रोसेसर, प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर्स टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। मल्टीपल प्रोसेसर्स में बी एसोसिएटेड विद वन प्रोग्राम, मल्टीपल जो प्रोसेस होते हैं वो आपके एक प्रोग्राम को एसोसिएट कर सकते हैं। प्रोसेस मीन्स प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, प्रोसेस का मतलब ही होता है कि जो प्रोग्राम है वो आपका एग्जीक्यूशन में है। दिस इज व्हाट इट स्टैंड्स फॉर। सो प्रोसेस मीन्स दैट अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, process execution must progress in the sequential order. It also called task. A task is a single instance of an executable program. तो प्रोसेस जो है बेसिकली हम उसे प्रोग्राम ऑफ एग्जीक्यूशन बोलते हैं, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन बोलते हैं। प्रोसेस एग्जीक्यूशन जो है वो आपका that a progress in that sequential order, जो भी इसको sequential order दिया है, priority number दिया हुआ है according to the queue here, it also इसी को ही हम टास्क कहते हैं। और टास्क जो है वो एक सिंगल इंस्टेंट है जब आप एग्जीक्यूट करते हो प्रोग्राम को।
Each process has its own address space. Address space is divided into region. तो हर एक जो प्रोग्राम प्रोसेस होता है उसका खुद का अलग एक एड्रेस स्पेस होता है, और हर एक एड्रेस स्पेस जो है वो अपने डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में डिवाइडेड होता है. Now these were the regions that they had been divided in the form of the address space here. The first region is your text region, the second region we have data region, and the third region we have stack region here. तो टेक्स्ट रीजन क्या होता है? टेक्स्ट रीजन में इट स्टोर्स द कोड दैट द प्रोसेसर एग्जीक्यूट. तो ये स्टोर करता है उस कोड को जहाँ पे प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है, तो वो आपका होता है टेक्स्ट रीजन. डेटा रीजन क्या होता है? डेटा रीजन इट स्टोर्स वेरिएबल एंड डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी दैट द प्रोसेस यूजेस द ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन. तो डेटा रीजन जो होता है वो आपका बेसिकली स्टोर करता है वेरिएबल को एक डायनामिकली, और उसके बाद उसको एलोकेट करता है मेमोरी में, जो कि आपकी डायनामिक एलोकेटेड मेमोरी होती है उसमें, और वो प्रोसेस जो है वो आपका एग्जीक्यूशन के दौरान यूज होता है. स्टैक रीजन क्या होता है? स्टैक रीजन इट स्टोर्स द इंस्ट्रक्शन एंड ए लोकल वेरिएबल. तो स्टैक रीजन होता है वो आपका इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है, लोकल वेरिएबल को स्टोर करता है एज एन एक्टिव प्रोसीजर कॉल, APC जिसे हम कहते हैं एक्टिव प्रोसीजर कॉल. तो वो आपके एक्टिव प्रोसीजर कॉल के लिए ही लोकल वेरिएबल को स्टोर करता है. Now related to that only that we have here related to the process. The process is a dynamic entity, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रोसेस वहाँ पे स्टैटिक भी है और एक्टिव भी है और आपका डायनेमिक भी है. तो that is dynamic entity that execute a program on a particular set of data using the resource allocated by the operating system here. तो प्रोसेस जो है वो आपका एक डायनेमिक एंटिटी है जो कि एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम को एक पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा को, जहाँ पे वो अपने रिसोर्स को यूज करता है और एलोकेट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम में. A process can run to completion only when all requested hardware and software resources have been allocated to the process. तो प्रोसेस तभी रन करेगा या कंप्लीट करेगा अपना प्रोसेस तभी जब आपके जितने भी रिक्वेस्टेड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स हैं वो आपके एलोकेट करते हैं प्रोसेस में, तभी आपका वो रन करेगा कंप्लीट करने के लिए. Now moving on with the next point dealing with a process here that we have to discuss, as we had discussed more about related to the process here is, अभी तक हमने प्रोसेस के बारे में पढ़ लिया, बट प्रोसेस के बारे में पढ़ने के बाद अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की नीड ही क्यों रही, क्या ज़रूरत थी जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक हमको यूज़ करना ज़रूरी रहा या प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को लाना ज़रूरी रहा. तो क्या रिक्वायरमेंट थी, क्या नीड थी, तो उसको फुलफिल करेंगे, उसको देखेंगे कि क्या रिक्वायरमेंट्स थी, क्या नीड थी दैट वी हैव हियर इज. Operating system keeps an internal data structure to the described each process it manages. So operating system जो होता है वो basically आपका internal data structure होता है जो कि आपके हर एक process को describe करता है और manage करता है. When create that when operating system create process, जब operating system process को create करता है, it create this process descriptor. जैसे जैसे उसने ऑपरेटिंग सिस्टम ने प्रोसेस को क्रिएट किया वो अपना खुद का प्रोसेस डिस्क्रिप्टर को भी क्रिएट करता है. इन सम ऑपरेटिंग सिस्टम इट कॉल प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, और कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको हम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कहते हैं जो कि PCB स्टैंड करता है. ओके, इन PCB दैट इज ऑफ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक इज आइडेंटिफाइड बाय द इंटीजर प्रोसेस ID दैट इज PID. तो बेसिकली जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक आपका है वो आइडेंटिफाइड आपका एक इंटीजर प्रोसेस ID के थ्रू होता है जो कि जिसे हम PID बोलते हैं. व्हेन अ प्रोसेस इज रनिंग, जब प्रोसेस रन कर रहा होता है, इट्स हार्डवेयर स्टेट इज इनसाइड द CPU. उसका हार्डवेयर स्टेट जो होता है वो CPU के अंदर होता है. When the operating system stops running a process, it saves the register value in the PCB. बेसिकली जब वो रन कर रहा होता है तो उसका हार्डवेयर जो होता है वो CPU में होता है, और जब ऑपरेटिंग सिस्टम स्टॉप करता है रन करने के लिए, प्रोसेस नहीं कर रहा होता है, तो वो आपका सेव करता है रजिस्टर वैल्यू को प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक दैट वी हैव हियर इज with reference to the when a process is created, जब process आपका create होता है operating system के through, it allocates a process a PCB that is process control block for it, and operating system initialize a process control block and puts process control block on the correct queue. तो जब process create करता है operating system के through तो वो allocate करता है process control block को, और process control block को allocate करने के बाद जो operating system है वो initialize करता है process control block को और उसको PCB में एक करेक्ट क्यू में रखने के लिए यूज करता है.
व्हेन अ प्रोसेस चेंज द स्टेट, जब आपका प्रोसेस जो है वो चेंज करता है स्टेट को, द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट बी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन इन द प्रोसेस कंट्रोल block, where a process control block maintains the other information which is not included in the PCB block diagram. This information includes the CPU scheduling, file management, input output management information. तो बेसिकली जब प्रोसेस चेंज करता है अपनी स्टेट को, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट कर देना चाहिए इन्फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में चेंज हो जाए. बट प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो कि हमने अभी पढ़ा है, जिसका हमने फीचर डायग्राम पढ़ा था, तो वो बेसिकली इसमें इंक्लूड नहीं करता. प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के डायग्राम में वो इंक्लूड नहीं करता कि उसमें वो वाला जो अपडेट वाला ब्लॉक होता है वो नहीं उसमें एलोकेटेड है. उसके ही बिहाफ पे अगर मैं बात करती हूँ, तो जो आपका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है, ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपका CPU शेड्यूलिंग का रखता है, फाइल मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट एंड इन्फॉर्मेशन. तो ये आपके कुछ इंक्लूड करते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, CPU शेड्यूलिंग, फाइल मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन. Now the next related to the point of need of process control block that we have here is, the next point is when process is created, जब process create होता है, hardware registers and flag value are set by a loader or a linker. तो जब आपका प्रोसेस क्रिएट होता है, तब हार्डवेयर रजिस्टर्स जो होते हैं, फ्लैग्स होते हैं, उनकी जो वैल्यूज़ होती है वो आपकी लोडर और लिंकर में पहुंच जाती है जैसे ही प्रोसेस आपका क्रिएट होता है. ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेन पॉइंटर टू ईच प्रोसेस. जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मेंटेन करता है पॉइंटर को हर एक प्रोसेस के लिए, जो कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पर यूजर प्रोसेस टेबल बनाता है, एंड सिस्टम वाइड प्रोसेस टेबल एज वेल. दिस इंफॉर्मेशन इज यूज टू एक्सेस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्विकली. और यही प्रोसेस एक ऐसा है जो इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करता है इजीली विद द हेल्प ऑफ PCB, that is process control block quickly here. Now moving on to the next one, that अभी तक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या था, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का डायग्राम आर्किटेक्चर क्या था वो डिस्कस कर लिया, नीड ऑफ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक चेक पढ़ लिया, रिक्वायरमेंट डिफरेंस बिटवीन द प्रोसेस एंड प्रोग्राम डिस्कस कर लिया, डिफरेंशिएट बिटवीन लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म शेड्यूलिंग पढ़ लिया. अब हम पढ़ेंगे प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम की प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम होता क्या है, किस तरह से परफॉर्म करता है, वो सारी चीज़ें देखेंगे. उसकी जो स्टेट्स हैं उसको भी हम लोग देखेंगे, उसके साथ साथ उसकी स्टेट्स को भी पढ़ेंगे भी. नाउ स्टार्ट विद द प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम दैट वी हैव हियर इज. सो प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट. PCB के बाद जो अभी तक का इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद डिफरेंसेस जो दो पढ़ा है, और अभी प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम. तो दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यूनिट 3 होपफुली आई विल कवर इन दिस क्लास होपफुली. बट अगर वो सारी चीज़ों में जो इम्पोर्टेंट है वो मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ. ईच प्रोसेस हैज़ एन एग्जीक्यूशन स्टेट. हर एक प्रोसेस का एक एग्जीक्यूशन स्टेट होता है विच इंडिकेट व्हाट प्रोसेस इज करेंटली डूइंग. तो वो आपका हर एक का एग्जीक्यूशन स्टेट होता है जो कि बताता है आपको कि कौन सा प्रोसेस किस करेंटली क्या कर रहा है. द प्रोसेस डिस्क्रिप्टर इज बेसिक डेटा स्ट्रक्चर. तो वो जो प्रोसेस डिस्क्रिप्टर है वो आपका एक बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है दैट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक स्टेट फॉर ईच प्रोसेस, और जो कि आपका यूज होता है रिप्रेजेंट करने के लिए स्पेसिफिक स्टेट को, जो हर एक प्रोसेस का स्पेसिफिक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है. तो दिस इज द डायग्राम वेयर यू कैन सी द प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम. दिस इज द स्टेट ऑफ डायग्राम कि ये आपका एक स्टेट है जो कि है न्यू और स्टार्ट. सेकेंड स्टेट आपका है रेडी स्टार्ट एंड रेडी स्टेट है. ये न्यू और स्टार्ट स्टेट है, और ये उसके बाद आपका ये एंडिंग एंड एग्जिस्टिंग है, और ये रनिंग स्टेट है, और ये वेटिंग स्टेट है. अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं, ये क्या कौन सी स्टेट है, किस तरह से यूज होती है, क्या कहलाती है, व्हाट एवर दैट वी हैव. पहले क्रिएट होता है, रिक्वेस्ट आता है, किसके पास आता है, न्यू और स्टार्ट के पास आता है. क्रिएट हुआ, रिक्वेस्ट आया, उसने दिया न्यू स्टार्ट को, न्यू स्टार्ट ने उसको परमिट किया, तो वो बिल्ड कंट्रोल एडमिट, एडमिट को उसने बिल्ड किया और डायरेक्टली किसके पास भेजा, रेडी स्टेट के पास भेजा. अब रेडी स्टेट के पास जैसे ही पहुंचता है, रेडी स्टेट के पास पहुंचने के बाद उसने क्या किया, उसने CPU एलोकेट किया. किसके पास CPU एलोकेट किया, रनिंग स्टेट के पास भेजा CPU एलोकेट करके. जैसे ही इसके पास CPU एलोकेट करके भेजा, तो उसने क्या बात, ऐसे रनिंग स्टेट में ये इधर जाएगा और इधर भी जाएगा. पहले इस सही रहा. अब कैसे आया कि रनिंग स्टेट के बाद ये वेटिंग स्टेट गया, कि रनिंग स्टेट के बाद वेटिंग स्टेट, वेटिंग स्टेट के बाद जैसे ही वेट कंप्लीट हो गया, फिर वो रेडी स्टेट में चला गया. एक स्टेट की सर्कल बन रहा है. CPU एलोकेट हो गया, फिर परमिशन आ गया, तो देन इट गोज टू द रेडी स्टेट हियर.
जब रनिंग स्टेट पूरा कंप्लीट हो जाता है एंड दैट वाज गोइंग टू बी द एंड एंड दैट इज ऑफ एग्जिस्टिंग है, अगर एंड कर रहा है या फिर एग्जिस्ट कर रहा है। ये टर्मिनेट, ये जो ये वाला आपका है ना कंट्रोल पैनल, दैट इज अ टफ फॉर द टर्मिनेशन हियर। अब इसकी बात करती हूँ, दिस इज ऑफ डॉटेड फिगर दैट आई हैड ड्रॉन, दिस line will has been controlled by CPU scheduler। ये वाली लाइन जो है वो कंट्रोल करी जाएगी CPU शेड्यूलर के थ्रू। ये वाली जो है ये टर्मिनेशन की शो है जो कि कंट्रोल बाय द जॉब शेड्यूलर, ये जॉब शेड्यूलर इसको कंट्रोल करता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट द फिगर हैज टू बी सेव। क्रिएट रिक्वेस्ट, न्यू स्टार्ट पे गया, बिल्ड कंटेक्स्ट एडमिट, रेडी स्टेट के पास गया, रेडी ने फिर उसके बाद सीपीयू एलोकेट किया। रनिंग स्टेट में ये जो एरिया है वो सीपीयू कंट्रोल करता है, सीपीयू शेड्यूलर। उसके बाद वेट स्टेट में गया, वेटिंग स्टेट में रहा, वेटिंग जैसे ही कंप्लीट हुआ वो वेट कंप्लीट करने के बाद रेडी स्टेट में गया। रेडी स्टेट के बाद उसने फिर क्या किया, देन उसका रेडी स्टेट हो गया, फिर से उसने सीपीयू एलोकेट किया, रन किया, रन करने के बाद अगर टर्मिनेट हो गया तो टर्मिनेट हो गया, एंड कर गया, अदरवाइज एग्जिस्टिंग है। ये वाला पार्ट जो है this running from end state existing, that is controlled by the job scheduler, and that running state to the waiting state here, that is controlled by the CPU scheduler here. This is when wait is completed. So this is all a diagram. There are two more states that we have to discuss, but it is not included in your syllabus, so that's the reason why I not included that. If you required of, you can just tell me, then I will be explaining you that also. But within this we have a 5 states that are dealing with process control transition diagram here. So now we'll move with the next one, that is your process control diagram here, and that the process state are as follows, that the 5 states that we have to discuss here. The process states are as follows. The first state we have is new, and the new state that operating system creates a new process by using the fork system call. So basically new system, that is the state, and that is operating system that create the new process by using the fork system call. These processes are newly created process and resource are not allocated. तो बेसिकली न्यू में क्या होता है, दिस इज द केस वेयर द ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट न्यू प्रोसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपका न्यू प्रोसेस को क्रिएट करता है बाय यूजिंग दैट फॉक सिस्टम कॉल। उसके साथ साथ ये प्रोसेस एक ऐसे हैं जो कि न्यूली क्रिएटेड प्रोसेस होते हैं, और उसके साथ साथ इनको रिसोर्स एलोकेट नहीं होता है उस टाइम। नाउ मूविंग ऑन विद द सेकेंड स्टेट दैट वी हैव रेडी स्टेट हियर। So this is the next state we have as ready state. Ready state क्या होता है, the process is competing for the CPU. Process reaches to the need of list, तो to the head of the list basically. आपका जो ready state होता है ये एक process है जब आपका compete करता है वो CPU को, और process जो है वो आपका head of the list पहुंचता है queue में, तो तब तक वो ready state हो जाता है। The third one is running here. Running, when we are discussing the running here, that is the process that is in currently being executed operating system allocate the hardware and the software resource to the process for the execution. तो रनिंग प्रोसेस आपका वो प्रोसेस है जहाँ पे वो करंटली एग्जीक्यूट कर रहा होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एलोकेट कर रहा होगा जितने भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हैं उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो तब आपका वो रनिंग स्टेट कहलाता है। The fourth one we have is blocked awaiting, a block या फिर waiting। block awaiting क्या होता है, that is that is waiting state, जहाँ पे आप waiting state मैंने आपको बताया था वो blocked state भी कहलाती है। A process is waiting until some events occur such as completion of an input output operation। तो बेसिकली ये blocked और wait state वो कहलाती है कि ऐसी प्रोसेस जब वो वेट कर रहा होता है वो तब तक वेट करेगा जब तक जो प्रोसेस ऑलरेडी अकर्ड है, रन कर रहा है, वो आपका इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कंप्लीट नहीं करता, ओके, तब तक वो एटलीस्ट ब्लॉक्ड या वेट रहेगा। Now dealing with the next one here, that is a fifth point related to the states we have is end or exit. So basically a process is complete its operation and releases its all resources। तो जैसे ही प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करता है अपने ऑपरेशन को, तो वो अपने सारे ही जितने भी उसके प्रोसेस हैं वो सारे ही रिसोर्सेज को रिलीज कर देता है, एग्जिट हो जाता है या एंड हो जाता है।
Now moving on with the next one, that we have various reasons for the process termination. Process termination का मतलब है process end होना, process खत्म होना, process end up होना. तो वो process क्या reasons हैं आपके जो process terminate हो जाता है. तो following are the various reasons of process termination. There are 7 reasons of process termination here. So we have to deal each and every one with here that I think you can understood that various reasons process termination की क्या होंगे, and you can already explain if they had asked you in the larger number. So the first one is the normal completion of operation का normal completion हो जाता है, तब भी obvious सी बात है process terminate करेगा. Second is memory is not available. भाई memory storage ही नहीं है, memory available ही नहीं है, तो भी आपका process end हो जाएगा. मेमोरी इज नॉट अवेलेबल. टाइम स्लाइस एक्सपायर, टाइम स्लाइस जो दिया गया वही एक्सपायर्ड हो गया, तब भी प्रोसेस आपका टर्मिनेट हो जाएगा, एंड आप हो जाएगा. पैरेंट टर्मिनेशन, पैरेंट जहाँ से प्रोसेस एक्चुअली आया था वही टर्मिनेशन हो गया, तो भाई फिर तब तो प्रोसेस भी टर्मिनेट हो जाएगा. फेलर ऑफ इनपुट आउटपुट जो दिया गया है वही अगर फेल्ड हो गया तो फिर तब भी प्रोसेस आपका टर्मिनेट हो जाएगा. रिक्वेस्ट फ्रॉम पैरेंट प्रोसेस, रिक्वेस्ट आ रही है पैरेंट प्रोसेस से, तब भी आपका प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा. सेवेंथ वन इज मिस यूज ऑफ एसेस राइट का अगर आपने मिस यूज़ किया है तब भी प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा. तो ऑलरेडी यहाँ पे 7 आपके रीजंस हैं जो कि आपके प्रोसेस टर्मिनेशन के हैं. दैट इज फर्स्ट इज नॉर्मल कंप्लीशन ऑफ ऑपरेशन, मेमोरी इज नॉट अवेलेबल, टाइम स्लाइस एक्सपायर्ड, parent termination, failure of input output request for the parent process, and misuse of the access right here. Now we deal with the next one, that is of need of process suspension. अब भाई process control block का need क्या था, वो क्यों था, वो हमने discuss कर लिया. अब process suspension का need क्या था कि process suspension use करना शुरू हो गया. तो process suspension का need है when all the processes in main memory are in the blocked state. जब सारे ही process आपके main memory के सारे ही blocked state में है. blocked state का मतलब है waiting state में है. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, blocked state का मतलब होता है waiting state में है. and the operating system can suspend one process by pulling it in the suspend state and transferring it to the disk. तो basically suspension क्या होता है, जब सारे ही process main memory के आपके waiting state में या blocked state में है तो operating system जो है वो suspend कर सकता है एक process को by putting it to suspend to transfer it to the disk, and as well as this space is that is freed in many memory, and that can be used to bring in another process as well. Main memory accommodation multiple process, and the processors select next process when the process is blocked. तो basically क्या होता है कि जो आपका space होता है वो आपका freed किया जाता है main memory में, और फिर वो use किया जा सकता है दूसरे process के through. तो मेन मेमोरी जब अकोमोडेट करता है मल्टीपल प्रोसेस को और प्रोसेसर सेलेक्ट करने के लिए, तो नेक्स्ट प्रोसेस जो होते हैं वो आपके ब्लॉक्ड हो जाते हैं. सो इवन विद मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर हम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की भी बात करते हैं, अ प्रोसेसर कुड बी आइडल मोस्ट ऑफ द टाइम. तो प्रोसेसर जो है वो आपका आइडल हो सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम. मेन मेमोरी साइज इज इंक्रीज फॉर अकोमोडेटिंग मोर प्रोसेस बट कॉस्ट विल इंक्रीज. तो बेसिकली जो आपका मेन मेमोरी साइज है वो आप इंक्रीज कर सकते हो, अकोमोडेट कर सकते हो प्रोसेस के लिए, बट फिर उसके साथ साथ कॉस्ट भी आपका इंक्रीज होगा. Now dealing with the next one, so already process control के बारे में हमने already discuss कर लिया. कल process control block के बारे में related to the various reasons for the process termination as well as process suspension as well. So this is the new topic that is related to the thread here. Thread is also an important one, and thread क्या होता है, that a thread is a dispatchable unit of work. thread जो है वो आपका dispatchable unit of work है. इट कंसिस्ट ऑफ थ्रेड आईडी, जिसके अंदर आपका थ्रेड आईडी होता है, प्रोग्राम काउंटर होता है, स्टैक एंड रजिस्टर सेट होता है. तो थ्रेड के अंदर क्या होता है, डिस्पैचेबल यूनिट ऑफ वर्क है जिसके अंदर थ्रेड आईडी होता है, प्रोग्राम काउंटर होता है, स्टैक होता है, रजिस्टर सेट होता है. थ्रेड इज ऑल्सो कॉल्ड लाइट वेट प्रोसेस. थ्रेड को हम लाइट वेट प्रोसेस भी बोलते हैं, जिसे हम LWP बोलते हैं, लाइट वेट प्रोसेस, बिकॉज दे टेक फ्यूअर रिसोर्स देन अ प्रोसेस. तो ये क्योंकि ये आपका फ्यूअर रिसोर्स लेता है देन अ प्रोसेस. अ थ्रेड इज ईजी टू क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय. और थ्रेड जो है वो क्योंकि आपका कम रिसोर्स लेता है एक प्रोसेस के कंपेयर में, और थ्रेड जो होता है वो आपका इजीली क्रिएट भी हो जाता है और इजीली डिस्ट्रॉयड भी हो जाता है. दोनों ही केस, अगर क्रिएट भी इजीली हो जाता है तो डिस्ट्रॉयड भी इजीली हो जाता है.
इट थ्रेड इट शेयर मेनी एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रोसेस, क्योंकि ये आपके बहुत सारे एट्रीब्यूट शेयर करता है प्रोसेस के। थ्रेड आर शेड्यूल्ड ऑन अ प्रोसेसर, तो बेसिकली थ्रेड जो है वो प्रोसेसर में शेड्यूल्ड किया जाता है। ईच थ्रेड कैन एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, हर एक जो थ्रेड है वो आपका एग्जीक्यूट कर सकता है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर थ्रेड एंड प्रोसेस, और इंडिपेंडेंट होता है दूसरे थ्रेड या प्रोसेस से। Okay, now dealing with the next related point to the your thread here. Every program has at least one thread, हर एक प्रोग्राम के पास कम से कम एक थ्रेड तो होना ही चाहिए। प्रोग्राम विदाउट मल्टी थ्रेडिंग एग्जीक्यूट सिक्वेंशली, अगर प्रोग्राम्स के पास मल्टी थ्रेडिंग है तो दैट कैन एग्जीक्यूट सिक्वेंशली हियर। This is after the executing one instruction, the next instruction in sequence is executed. तो बेसिकली ये आपका एग्जीक्यूटिंग जब तब होता है जब एक इंस्ट्रक्शन और दूसरा इंस्ट्रक्शन उसके बाद सीक्वेंस में ही एग्जीक्यूट करता चला जाता। द थ्रेड इज बेसिक प्रोग्राम प्रोसेसिंग यूनिट, थ्रेड जो है वो आपका बेसिक प्रोसेसिंग यूनिट है। टू विच एन ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट प्रोसेसर टाइम, जहाँ पे वो एलोकेट करता है प्रोसेसर टाइम को, एंड मोर देन वन थ्रेड कैन एग्जीक्यूटिंग कोड इनसाइड अ प्रोसेसर। तो बेसिकली ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, थ्रेड एक बेसिक प्रोसेसिंग यूनिट है जो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट करता है प्रोसेस टाइम को, और वो आपका एक थ्रेड एक ऐसा है जो कि एग्जीक्यूट करता है कोड को एक प्रोसेस के अंदर। नाउ डीलिंग विद द नेक्स्ट रिलेटेड टू द थ्रेड हियर इज when user double click on an icon, जब आपका यूजर जो है वो डबल क्लिक करता है एक आइकन पे by using the माउस को यूज करते हुए, the operating system create a process and that process has one thread that runs on the icons code। तो जब यूजर जो है वो डबल क्लिक करता है आइकन पे by using the माउस, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक प्रोसेस को क्रिएट कर देता है, और प्रोसेस के पास एक थ्रेड तो होता ही है जो कि रन करेगा आइकन्स कोड के लिए। ईच थ्रेड बिलोंग टू एग्जैक्टली वन प्रोसेस, हर एक थ्रेड जो है वो एक प्रोसेस को तो बिलोंग करता ही करता है। एंड नो थ्रेड कैन एग्जिस्ट आउटसाइड द प्रोसेस, और कोई भी एक थ्रेड ऐसा नहीं है जो एग्जिस्ट करे आपके प्रोसेस के बाहर। ईच थ्रेड रिप्रेजेंट अ सेपरेट फ्लो ऑफ कंट्रोल, हर एक थ्रेड जो होता है वो आपका एक सेपरेट फ्लो ऑफ कंट्रोल को रिप्रेजेंट करता है। नॉर्मली एन ऑपरेटिंग सिस्टम विल हैव अ सेपरेट थ्रेड, नॉर्मली अगर मैं बात करती हूँ तो ऑपरेटिंग सिस्टम का खुद एक अलग सेपरेट थ्रेड होता है फॉर ईच डिफरेंट एक्टिविटी, हर एक डिफरेंट एक्टिविटी के लिए। द ऑपरेटिंग सिस्टम विल हैव अ सेपरेट थ्रेड फॉर ईच प्रोसेस एंड दैट थ्रेड विल परफॉर्म, और हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का सेपरेट थ्रेड होता है हर एक प्रोसेस के लिए, और वो अलग थ्रेड जो होता है वही परफॉर्म करता है हर एक प्रोसेस के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्टिविटीज ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोसेस, बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्टिविटीज होती है ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रोसेस। In this condition, each user process is backed by the kernel thread, और इस कंडीशन में क्या होता है कि हर एक जो यूजर प्रोसेस होता है वो आपका कर्नल थ्रेड को बैक करता है। when process issues a system call to a read file, the process thread will take over, find out which disk access to generate, and issue the low level instructions required to start the transfer. It then suspend until the disk finishes reading the data. So this is related to the thread here. Now moving on with the thread only that we have here is the next point related to the thread, that is when process starts up a remote TCP, जब process आपका startup करता है remote TCP connection को, it a thread handles the low level detail, और thread जो है वो आपका low level detail को handle करता है of sending at network packets, अपने network packets पे send करने के लिए। The next point we have in remote procedure call, remote procedure call जिसे हम RPC बोलते हैं। remote procedure call की अगर हम बात करते हैं, servers are multi threaded, सर्वर्स जो है वो आपके मल्टी थ्रेडेड होते हैं। सर्वर रिसीव्स द मैसेज यूजिंग अ सेपरेट थ्रेड, और सर्वर जो है वो रिसीव करते हैं मैसेज को बाय यूजिंग द सेपरेट थ्रेड हियर। सो व्हाट यू सेड इज इन अ रिपोर्ट remote procedure call, servers are multi-threaded, servers receive that messages using a separate thread as well. And when the processing start up to the remote TCP connection, it thread handles to the low level detailed sending out a network packet. And when user double click on an icon of using the mouse, the operating system creates a process, and that process has one thread that runs on the icon's code only.
Okay, and you have to remind that each thread belongs to the exactly one process, and no thread can exist outside the process. Each thread represent a separate flow of control as well. Now moving on with the architecture, the diagram or related to the thread that we have to discuss here is, so this is the architecture of a thread here. As you can see, this is a whole architecture. This is a heavyweight process. The thread is a heavyweight process, that is HWP. ये रजिस्टर है, ये स्टैक है, रजिस्टर के बाद स्टैक होता है, स्टैक के बाद मास्क होता है, मास्क के बाद डेटा होता है. दिस इज ऑल लोकल इन्फॉर्मेशन. ये लोकल इन्फॉर्मेशन है, रजिस्टर, स्टैक, मास्क एंड डेटा. ये आपका जो डॉटेड लाइन से ये दिस इज समवॉट कनेक्टेड टू द एड्रेस स्पेस इन द ग्लोबल इन्फॉर्मेशन. और ये थ्रेड है जो कि इसमें एड्रेस स्पेस एंड ग्लोबल इन्फॉर्मेशन में आ रहा है. दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ थ्रेड. यू कैन जस्ट राइट इट डाउन. व्हेन दे हैड टोल्ड यू अबाउट डिफाइन अ थ्रेड, you can explain this. Now dealing with the thread only, that we have is different operating system uses thread in different ways. जो आपके different operating system है वो आपके threads को different तरह से use करते हैं. पहला है आपका free memory is managed by the kernel thread in Linux OS. तो बेसिकली जो फ्री आपका मेमोरी होता है वो आपका मैनेज करता है कर्नल थ्रेड को लिनक्स ओएस में. और सोलारस जो होता है वो आपका कर्नल थ्रेड है जो कि इंटरप्ट हैंडलिंग यूज करता है. तो दीज वर द टू ऑपरेटिंग सिस्टम यूजिंग द थ्रेड इन द डिफरेंट वेज. दैट इज free memory and space in the kernel thread in the Linux OS, and the Solaris uses the kernel thread for the interrupt handling here. Now dealing with the difference between the thread and process. Thread and process का differences क्या होते हैं that we have to deal here. तो first हम thread और process से related one on one difference discuss करेंगे. As I told you before also that this is an easy way to discuss the difference between the two or more than two, because it can elaborate, it can make you help that you can learn these differences between those. The first one related to the thread here, the thread is also called light weight a process. तो thread जो है उसको हम light weight a process बोलते हैं. Process is also called a heavy weight process. तो heavy weight process हम कहते हैं किसको, process को. और thread को क्या कहते हैं, light weight process कहते हैं. थ्रेड के रिलेटेड अगर हम आते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर थ्रेड स्विचिंग. ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रेड स्विचिंग के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता है. बट प्रोसेस के लिए अगर हम बात करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेस स्विचिंग. प्रोसेस स्विचिंग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस रिक्वायर्ड होता है, और थ्रेड के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो नहीं रिक्वायर्ड होता थ्रेड स्विचिंग के लिए. The third point we have related to the thread here, one thread can read write as even completely clean another thread stack. तो thread जो होता है वो आपका अगर एक बार thread read किया गया है, write किया गया है, तो even वो complete करता है, अपने clean करता है another thread stack को. प्रोसेस की बात करते हैं, ईच प्रोसेस ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑन द अदर प्रोसेस. तो उसमें हर एक जो प्रोसेस है वो ऑपरेट करता है इंडिपेंडेंटली दूसरे प्रोसेस से. तो द फर्स्ट डिफरेंस इज थ्रेड इज ऑल्सो कॉल्ड लाइट वेट प्रोसेस. प्रोसेस जो है प्रोसेस इज कॉल्ड हैवी वेट प्रोसेस. थ्रेड के बारे में बात करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द थ्रेड स्विचिंग. प्रोसेस की बात करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंटरफेसेस इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस स्विचिंग. Third point with reference to the thread here is one thread can read write as even completely clean another thread stack. And process की बात करते हैं, each process operates the independent of the other process here. Now moving on with the next point that we have related to the thread and process that we have to discuss here is the fourth difference between the thread and process. We have all thread can share same set of open files and child process. So basically जितने भी thread होते हैं वो सारे ही आपके शेयर करते हैं एक set of open files के साथ और उसके child process के साथ. But process की बात करते हैं, in multiple processing, अगर multiple processing की हम बात करते हैं, each process execute the same code but has its own memory and file resource. हर एक multiple processing की अगर हम बात करते हैं, हर एक process जो है वो execute करता है same code को, पर हर एक के पास खुद की मेमोरी और फाइल रिसोर्स होता है. Fifth difference between the thread and your process is if one thread is blocked and waiting, then second thread in the same task it can run. तो अगर एक thread blocked है या waiting में है तो फिर obvious सी बात है second thread जो होगा वो same task को run कर सकता है.
The fourth difference between the processes, if one server process is blocked, अगर एक server process blocked हो रहा है, then the other server process cannot execute until the first process is unblocked. और तो इसमें अगर एक server process जो आपका blocked अगर कर दिया गया तो दूसरा server जो process होता है वो execute नहीं कर सकता, वो तब तक execute नहीं कर सकता जब तक कि पहला वाला process जो है वो unblock नहीं होगा. Okay, the sixth difference we have here is uses fewer resource. Thread जो है वो आपके fewer resource को use करता है, और related if I'm talking about the process here, तो uses more resource. Process जो है वो आपके more resources को use करता है. Now dealing with the next one here we have is the thread model. Thread model क्या होता है that we have to discuss here. Thread model की अगर हम बात करते हैं तो that thread are of two type. Thread के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. Thread model जो है वो दो तरह के होते हैं. पहला है आपका user thread. User thread होता है. Second is your kernel thread. पहला है user thread and second is kernel thread. So now we'll go on through with the user thread कि user thread होता क्या है. Even though we can go on through with advantages of user thread, user thread की disadvantages, then kernel thread, then of course same related to the advantages of kernel thread and disadvantages of kernel thread as well. यूज़र लेवल थ्रेड की बात करती हूँ तो यूज़र लेवल थ्रेड यूज़र uses spaces for the thread scheduling के लिए space को यूज़ करता है. These threads are transparent to the operating system. ये thread जो है वो transparent होते हैं operating system के लिए. User level thread are created by runtime libraries. User level thread जो है वो आपके create होते हैं runtime libraries के लिए that cannot execute a privilege instruction, और जो कि आपके privilege instruction को execute नहीं करते हैं. यूजर लेवल थ्रेड की बात करती हूँ. यूजर लेवल थ्रेड हैव लो ओवरहेड. यूजर लेवल थ्रेड के पास लो ओवरहेड होता है आपका, बट इट कैन अचीव हाई परफॉर्मेंस इन कंप्यूटेशन, और आपका ये हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटेशन अचीव करता है. User level thread have a low overhead but it can achieve high performance in computation. User level thread are managed entirely by the runtime system. User level thread जो होता है वो आपका low overhead होता है but वो आपका high performance computation को achieve करता है. User level thread जो है वो manage करा जाता है by the runtime system here. The third point and the last point related to the user level thread we have here is user level thread do not invoke the kernel for scheduling decision. तो बेसिकली यूज़र लेवल थ्रेड जो होता है वो आपका इन्वोक नहीं करता कर्नल को कि वो शेड्यूल करे डिसीजंस को. ओके, तो क्लास आज के लिए इतना ही, बिकॉज इससे रिलेटेड जो यूज़र लेवल थ्रेड एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एंड देन कर्नल लेवल थ्रेड है, फिर उसके बाद कर्नल लेवल एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड मैनी मोर टॉपिक्स अभी बचे हुए हैं, तो ऑलरेडी बहुत एक्सटेंड हो जाएगा. ओके, सो इट्स गोना बी अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्लास को स्विच करती हूँ. Next class में for sure we'll complete unit third that we have to discuss in this class only. तो class आज के लिए इतना ही. Thank you, hope you enjoy this video. If you like this video please give a thumbs up and please like, share and subscribe our channel. जैसा कि आप जानते हो यूनिट 1 यूनिट 2 हमने ऑलरेडी कवर अप कर लिया है, तो अभी हमारे पास यूनिट 3 के कुछ टॉपिक्स बचे हैं एंड एज वेल एज दैट रिलेटेड पॉसिबल 2 मार्क्स क्वेश्चंस जो बचे हैं वो भी हमें डिस्कस करने हैं. And hopefully it will become I will be uploading on this class, the next class will be on tomorrow, and with that for that sake that will be the last class for the unit 3. then after that हमें unit 4 cover up करना है, unit 5 cover up करना है, because सारी ही unit important है, and hopefully we will complete the reasoning part also, because बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम reasoning में भी और classes दीजिए. So I'm providing you that also, and I will be surely completing your reasoning also. एंड फॉर श्योर ऑलरेडी हमने इसमें भी 10th टॉपिक कर लिया है, तो 11th टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे ये जल्दी, एंड 10th टॉपिक भी हमारा अल्फ़ाबेट सीरीज चल रहा है तो वो भी कंप्लीट होता रहेगा. एंड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करती हूँ तो नेक्स्ट क्लास में यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगा एंड यूनिट 4 स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट क्लासेस में. तो थैंक यू, होप यू एंजॉय दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव अ थम्स अप एंड गिव अ सजेशन ऑन अ कमेंट बॉक्स. थैंक यू.